किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। बंद होगी देश में तंबाकू की खेती, यूरिया को पूरी तरह से नीम कोटेड किए जाने की घोषणा, केंद्र सरकार द्वारा किसानों को सूखे की मार से बचाने के प्रयास, चीनी मिलों को ब्याज मुक्त कर्ज लेने के प्रावधानों में छूट से बकाया भुगतान में तेजी के आसार और प्रदेश में 1000 एग्री जंक्शन खोलने की तैयारी शुरू। अब कृषि समाचार विस्तार से। तंबाकू उत्पादों पर चित्र चेतावनी का आकार बढ़ाने के मामले में संसद की जिस समिति ने किसानों के हितों की रक्षा के नाम पर चित्र चेतावनी का क्रियान्वयन रुकवा दिया था, उसी समिति के समक्ष कृषि मंत्रालय ने कहा है कि तंबाकू की रोकथाम के प्रयास तेज किए जाएं। मंत्रालय ने तंबाकू किसानों से आलू, चना और मूंगफली की खेती शुरू भी करवा दी है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि तंबाकू की रोकथाम होनी चाहिए और चित्र चेतावनी के आकार बढ़ाने समेत तंबाकू निषेध कानून को कड़ा बनाने के लिए जो जरूरी प्रयास स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किए जा रहे हैं, उसमें कृषि मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं है। देश में इस्तेमाल होने वाली यूरिया को पूरी तरह से नीम कोटेड किए जाने की प्रधानमंत्री की घोषणा ने प्रदेश में यूरिया का गोरखधंधा करने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार खेतों में जितनी यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है, उतनी ही यूरिया का प्रयोग अन्य गोरखधंधों में हो रहा है। नीम फली की कमी को दूर करने के लिए इफको इस साल देश में 1 लाख नीम के पौधे लगाने जा रहा है, जबकि अगले वर्ष पूरे देश में 40 लाख नीम के पौधे लगाने की योजना है। नीम कोटेड यूरिया के प्रयोग से खेतों में रोग व कीटों की रोकथाम होगी, साथ ही पोषक तत्व पूरा मिलेगा और उपज में बढ़ोतरी होगी। किसानों को सूखे की मार से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने 300 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। केंद्र का ये निर्णय किसानों को सिंचाई के लिए डीजल व बीज सब्सिडी, बागवानी फसलों और चारा विकास कार्यक्रमों के तहत वित्तीय मदद दिलाएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने इस आशय के एक फैसले को मंजूरी दी। इसके मुताबिक 100 करोड़ रुपए की डीजल सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। बारिश कम होने की वजह से सिंचाई से फसलों को बचाने के लिए इस धनराशि का इस्तेमाल किया जाएगा। बागवानी फसलों के लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी तरह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत एक उपयोजना के रूप में अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत वर्ष 2015 से 2016 में 50 करोड़ रुपए खर्च कर चारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की समाप्ति तक के लिए किसानों को 3 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में मिलने वाली 2% की छूट जारी रखने की स्वीकृति दी है। रिजर्व बैंक ने सभी सार्वजनिक बैंकों एवं निजी क्षेत्र के अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को इस संदर्भ में निर्देश जारी किया है। चालू पेराई सत्र में पैदा हुई चीनी उद्योग की मुश्किलें सुलझाने तथा गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराने के लिए सरकार ने चीनी मिल मालिकों को कुछ और रियायतें देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में ये फैसला किया गया। गन्ना किसानों के भुगतान के लिए सरकार ने 6000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इस प्रावधान के अनुसार 30 जून 2015 तक 50% गन्ना मूल्य बकाया भुगतान करने वाली मिलों को ही रियायती कर्ज प्राप्त करने की छूट थी। अब इसकी अवधि बढ़ाकर 31 अगस्त 2015 कर दी गई है। इससे सुविधा का लाभ 90% से अधिक चीनी मिलें उठा सकेंगी। साथ ही उन चीनी मिलों को भी रियायती कर्ज मिल सकेगा जिन्होंने गन्ना बकाये का 100% भुगतान कर दिया है। सरकार के इस फैसले से गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में तेजी आने की पूरी संभावना है। प्रदेश में राज्य सरकार 1000 एग्री जंक्शन खोलकर सीधे किसानों से जुड़ने पर विचार कर रही है। प्रदेश के हर ब्लॉक में इसकी स्थापना किसानों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के साथ ही उन्नतशील खेती करने की राह भी दिखाई जाएगी। कृषि राज्य मंत्री के अनुसार एग्री जंक्शन में कृषि शिक्षा प्राप्त युवाओं को इस तरह विकसित किया जाएगा कि वहां किसानों को कृषि निवेश से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इनमें खेतों की मिट्टी जांचने की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ किसानों को मिट्टी जांच किट भी मुहैया कराई जाएगी। हर एग्री जंक्शन में कृषि यंत्र भी उपलब्ध रहेंगे, जिससे किसानों को किराए पर नई तकनीक में कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि सूबे में कृषि शिक्षा प्राप्त युवाओं को नई मंडियों में दुकानों का आवंटन करने और खाद व बीज के लाइसेंस देने में वरीयता दी जाएगी। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाइयों को दी गई सलाह और सुझाव के बारे में।
किसान भाइयों, धान की खेती में रुपाई के 45 से 50 दिन बाद दूसरी ड्रॉप ड्रेसिंग नाइट्रोजन की बची हुई शेष मात्रा के 1/4 भाग यूरिया से करें तथा ये ध्यान रखें कि ड्रॉप ड्रेसिंग करते समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल 20%, WP 20 ग्राम अथवा 2 से 4 डी इथाइल ईस्टर 38% EC 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 500 लीटर पानी में घोरकर फ्लैट नोजल से बुआई के 25 से 30 दिन बाद छिड़काव करें। पौधों में यदि दीमक का प्रकोप हो तो इसके नियंत्रण हेतु क्लोरपायरिफॉस 20% EC 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करें। मक्का की खेती में तनाछेदक कीट के नियंत्रण के लिए कार्बोफिरॉन 3G 20 किलोग्राम अथवा फोरेट 10% CG 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें। किसान भाइयों, अरहर की खेती में उड़द, मूंग व तिल की सहफसली खेती से अधिक लाभ लिया जा सकता है। अरहर की 2 पंक्तियों के मध्य 2 पंक्ति उड़द अथवा 2 मूंग या तिल की लें। यदि अभी तक आपने अरहर की बुआई नहीं की है तो इसकी संस्कृत प्रजातियों जैसे PDA 11, पूसा 9 तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाहर प्रजाति की बुआई अभी भी की जा सकती है। अरहर अधिक पानी के लिए संवेदनशील है, अतः इसकी बुआई मेड़ों पर करें। मूंग की संस्कृत प्रजातियों पंथ मूंग 1, PDM 54, पंथ मूंग 4, PDM 11, सम्राट MH 15 आदि की बुआई करें। गन्ने की खेती में बेधक कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए 50,000 ट्राइकोग्रामा अंडयुक्त ट्राइकोकार्ड प्रति हेक्टेयर लगाएं। काट टुकड़ों में काटकर पत्तियों की निचली सतह पर नत्थी कर दें। इस कार्य को 10 दिनों के अंतराल पर दोहराएं। आगामी शरतकालीन गन्ने की बुआई वाला खेत यदि खाली हो तो उसमें हरी खाद हेतु सनई व ढेंचा की बुआई करें। बेहन और पत्ता गोभी, शिमला मिर्च तथा टमाटर आदि की नर्सरी में बुआई करें तथा पूर्व में बोई गई तैयार पौध की रोपाई भी यथाशीघ्र करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के कृषि समाचार। अगले अंक में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर,
सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि काम करो मन से मगर, साथ में हो नव ज्ञान, सुख समृद्धि आएगी और बढ़ेगा मान। आप कोई भी काम करें, नवीनतम जानकारियों का उपयोग करते हुए ही कार्य करें। बहनों भाइयों, हमारे जो किसान भाई खेती किसानी करते हैं और इनके लिए जो नीतियां बनती हैं, इनके लिए जो योजनाएं बनती हैं, इसमें आंकड़ों की बड़ी भूमिका होती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं कृषि सांख्यिकी के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं निदेशक सांख्यिकी कृषि भवन लखनऊ डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, ये कृषि सांख्यिकी का अभिप्राय क्या है, क्या मतलब है इसका? हम सभी जानते हैं कि हमारे पूरे प्रदेश में और हमारे देश में हमारे जीविका का आधार कृषि है। उसी तरह से प्रदेश में भी कृषि ही हमारी जीविका का आधार है। हमारे प्रदेश में जितनी भी फसलें बोई जा रही हैं, चाहे वो खरीफ मौसम में बोई जाती हैं, रबी मौसम में बोई जाती हैं या जायद मौसम में बोई जाती हैं, प्रदेश में जितनी भी बोई फसलें हैं उनका क्षेत्रफल कितना है, उनका आच्छादन कितना हो रहा है, कितना उनका उत्पादन हो रहा है और कितना उसकी उत्पादकता है, इन सारे जो है आंकड़ों का संग्रह करना, विश्लेषण करना और साथ ही साथ इसका प्रज्ञापन करना, ये कृषि सांख्यिकी का मुख्य कार्य है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम कृषि नीति की बात करते हैं तो क्या कृषि नीति के जो निर्धारण है इन आंकड़ों की मदद से किया जाता है? आप सहमत होंगे कि बिना आंकड़ों के हम ये जान नहीं सकते कि हमारी वास्तव में कितना आच्छादन हमारे क्षेत्रफल में हो रही है फसलों की और कितना हमारा उत्पादन हो रहा है, और हमें कितनी आवश्यकता है, जितनी हमारी वर्तमान में जनसंख्या है उसके खाने के लिए, उनके भरण पोषण के लिए कितने हमें खाद्यान्न की आवश्यकता है, और इसी के साथ ही साथ हमें जो यदि कृषि में कितना उत्पादन प्राप्त करना है, इनके लक्ष्यों के निर्धारण करने के लिए इन आंकड़ों की बहुत ही बड़ी उपयोगिता है। बिना इन आंकड़ों के आधार को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी नीति तैयार करना संभव नहीं हो सकता। मतलब ये आंकड़े जो हैं नीतियों के निर्धारण के लिए आधार हमें आधार है ये आंकड़े हमारे नीतियों के निर्धारण के लिए। कृषि निवेशों जितने हमारे जैसे कृषि के कार्य हमारे किसान भाई कर रहे हैं, उनके लिए हमें बीज की कितनी उपलब्धता करानी है, कितने हमें रसायन की उपलब्धता करानी है, कितने हमें जो है मतलब उसमें जो है मैंने कीटों के लिए मैंने यदि कोई प्रभाव है तो उसमें कीटनाशकों का उपयोग मैंने लाने के लिए दवाओं का इस्तेमाल करना है। इस प्रकार की सारे चीजों की व्यवस्था करने के लिए भी इन आंकड़ों को ही हम आधार मानते हुए इन योजनाओं को सारगर्भित करते हैं। जी डॉक्टर साहब, जब नीतियां बनाई जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, तो आगे के कई वर्षों को ध्यान में रख के बनाई जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भविष्य की नीति के निर्धारण में इन आंकड़ों की क्या भूमिका है? देखिए, वर्तमान में जितनी हमारी आवश्यकता है उसी प्रकार से हम ये भी देखते हैं कि हमारे जो है जनसंख्या है इसमें किस प्रकार की वृद्धि हो रही है। उसी प्रकार से हम अपने खाद्यान्न में भी उस वृद्धि को ध्यान में रखते हुए हम वृद्धि करने के लिए अपनी नीतियां निर्धारित करते हैं, और इन्हीं नीतियों के निर्धारण में इन आंकड़ों को आधार बनाते हुए हम ये देखते हैं कि हम किस प्रकार के जो है उन्नतशील बीजों का प्रयोग करके, उन्नतशील जो है तकनीकी का प्रयोग करके, किसानों को प्रचार प्रसार के माध्यम से शिक्षित करके हम उन विधाओं का उपयोग करते हुए हम अपने उत्पादन को बढ़ाएं, ताकि हमें भविष्य की जो हमारी आवश्यकता है वो हम अपने जो है उत्पादन से पूर्ण कर सकें। जी डॉक्टर साहब, अगर खाद्य नीति की बात करें तो खाद्य नीति का निर्धारण इन आंकड़ों के माध्यम से किस तरह से किया जाता है? देखिए, सभी हमारे जो वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं और हमारे किसान भी हैं, हमारे किसान भाई जानते हैं कि हमें 1 हेक्टेयर यदि हमें धान का पैदावार करना है तो हमें कितने कौन कौन से रसायनों की आवश्यकता हमें होगी। जैसे डीएपी हमें कितना चाहिए, यूरिया कितना चाहिए, पोटाश कितना चाहिए, ये सारे चीजें जो है हमारे कृषि वैज्ञानिक
किसान भाइयों को बताते हैं। और जो मृदा प्रशिक्षण की हमारी योजनाएं चलती हैं उनमें भी हम ये देखते हैं कि हमारी मृदा को कितने कितने रसायनों की कितने जो है माने अनुपात में आवश्यकता है, इनके जो है आकलन करने में ये जो है हमारे परीक्षण करने के बाद, और हमें जो है हमारे वर्तमान में हमारी कितनी उपलब्धता है और हमें और जितनी आवश्यकता है उसकी उपलब्धता कराने के लिए किस प्रकार की कार्यनीति बनानी होगी, राज्य सरकार के स्तर पे, भारत सरकार के स्तर पर, इस प्रकार की नीतियों के निर्धारण में हम इन आंकड़ों का प्रयोग कराते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर हम आपदा प्रबंधन की बात करें जी, तो आपदा प्रबंधन में कृषि सांख्यिकी की क्या भूमिका है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। वास्तव में देखा जाए तो इसमें खाद्य प्रबंधन के साथ साथ आपदा प्रबंधन दोनों चीजें हैं। दोनों मैं यदि आपकी अनुमति हो तो खाद्य प्रबंधन में पहले मैं कहूं, खाद्य का प्रबंधन करना, जैसे मान लीजिए आज के मैंने वर्तमान स्थिति में हमारा पूरा उत्पादन कितना हो रहा है, खाद्यान्न का उत्पादन कितना हो रहा है और हमारी कितनी खाद्य की आवश्यकता है, बिल्कुल इसके आकलन जब हम करते हैं तो इसी के हिसाब से अपने खाद्यान्न की जितनी हमारी उपलब्धता है इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं, और जितनी हमारी अतिरिक्त उत्पादन है जहां पे हमारे अन्य राज्यों में उसकी आवश्यकता है उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए हम केंद्रीय पूल में उसे भेजते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे यदि हमें देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि धान और गेहूं का उत्पादन हमारे प्रदेश में इतना होता है कि हम अपनी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करने के उपरांत भी लगभग 140 लाख मीट्रिक टन केंद्रीय पूल में हम अपना जो उत्पादन दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन वहीं पे हम दलहन और तिलहन के उत्पादन में हमारी जितनी भी जनसंख्या है उसके अनुरूप हम अपना उत्पादन अभी नहीं कर पा रहे हैं। यद्यपि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, कृषि विश्वविद्यालय के जो है मैंने हमारे वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में उनके द्वारा जो नए नए तरह के बीज उत्पाद बनाए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं, उनके माध्यम से अपना उत्पादन हम बढ़ाना चाहते हैं और हम बढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं, योजनाएं भी चला रहे हैं। लेकिन अभी भी इसकी प्रतिपूर्ति हम उतनी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम अन्य राज्यों से हम जो है इन पदार्थों का आयात कर लेते हैं या ले लेते हैं और अपनी आवश्यकता की प्रतिपूर्ति करते हैं जी। यहीं पे ये तो मान लीजिए हमने कहा कि अपनी अंतरिंग व्यवस्था है। इसी प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि दलहनी और तिलहनी माने फसलों के उत्पादन में जो हमारी गैप है, जो हमारी कमी है, इसकी प्रतिपूर्ति कभी कभी हमें अपने निर्यात और आयात नीतियों के माध्यम से भी करने में इन आंकड़ों का हमें प्रयोग करना पड़ता है। अच्छा। साथ ही साथ आपने जैसे कहा कि आपदा प्रबंधन में, तो मैं आपको इसी संदर्भ में बताना चाहूंगा कि जो वर्तमान में हमारी फसल बीमा योजना प्रदेश में संचालित की जा रही है, इस योजना के अंतर्गत अभी हमारे जो रबी मौसम के अंतर्गत ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के माध्यम से हमारे किसानों की फसलों का बहुत अत्यधिक नुकसान हुआ है। इस परिस्थिति में जो भी हमारे किसानों ने बीमा कराया था, फसल बीमा योजना के अंतर्गत सहभागिता की थी, लगभग 9.5 लाख किसानों ने बीमा योजना के अंतर्गत प्रतिभागिता की थी। और आज तक की जानकारी के हिसाब से मैं आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि 6.25 लाख किसानों को लगभग 425 करोड़ रुपए का क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जा चुका है। तो यही आंकड़े उत्पादन के आकलन के साथ ही साथ आपदा की स्थिति में बीमा योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के आकलन और इसकी प्रतिपूर्ति में भी मानक साबित होते हैं। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि हमारे बहुत से किसान भाइयों ने फसल बीमा करा लिया था, तो इन आंकड़ों से ये भी तो पता लगता है कि बहुत से किसानों ने नहीं भी कराया, तो उन्हें उस दिशा में प्रेरित करते हैं। इसीलिए मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हम विभिन्न गोष्ठियों के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से, किसान भाइयों के सम्मुख जो है प्रचार प्रसार के माध्यम से फसल बीमा योजना को उनको जानकारी देते हैं और ये अनुरोध भी करते हैं कि देखिए जैसे अभी भी मानसून हमारा प्रभावित हो रहा है, हमारी जो है जितनी हमारी आवश्यकता है उसके अनुरूप बारिश नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हमारे यदि किसान बंधु, किसान भाई यदि इस योजना को में अपनी सहभागिता करते हैं, तो यदि इस कारण से यदि उनका उत्पादन घटता है तो इसकी प्रतिपूर्ति भी इस योजना के माध्यम से दी जा सकती है। जी, अब आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खेती किसानी के बाद अब प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान
33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान लगभग सामान्य रहा, जबकि अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वातावरण में अधिकतम आर्द्रता 90% तथा न्यूनतम 56% रही। वायु दिशा उत्तर से उत्तर पश्चिम तथा गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 48 घंटों में प्रदेश के कुछ स्थानों पर आसमान में बादल छाए रहने तथा कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। लगातार बादलों की आवाजाही बनी रहने से उमस भरी गर्मी बनी रहेगी। अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों, इस मौसम में धान की खेती में निचली जमीन जहां फसल प्रतिकूल मौसम के कारण नष्ट हो गई हो, वहां अधिक अवधि वाले पौधों से डबल ट्रांसप्लांटिंग करें ताकि प्रति इकाई पौधों की संख्या कम न होने पाए। किसान भाइयों, अधिक नमी व गर्म तापमान फसलों व कीटों में प्रकोप बढ़ाने में सहायक है। अतः यदि 10 हरे फुट के प्रति हिल या 15 भूरे फुट के प्रति हिल दिखाई दें तो इसकी रोकथाम हेतु क्विनोलफॉस 25 EC 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। अरहर की खेती में पत्ती लपेटक कीट का प्रकोप होने पर इसके नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 30 EC 1 लीटर अथवा इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 200 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जिन किसान भाइयों ने अभी तक उड़द की बुआई नहीं की है, वे शेखर 1, शेखर 2 व शेखर 3 की बुआई करें। गन्ने की खेती में इस मौसम में फुदका कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरिफॉस 20% EC 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इस मौसम में सब्जियों में कीड़ों का प्रकोप सर्वाधिक होता है, अतः इससे बचाव हेतु नीम आधारित उत्पादों, वर्मीवाश अथवा अन्य संस्तुत कीटनाशकों का प्रयोग करें। शकरकंद की संस्तुत प्रजातियों का कंद लगाएं ताकि समय से लताएं उपलब्ध हो सके। केले की खेती में एक तलवार पुत्ती को छोड़कर शेष पुत्तियों की कटाई करें तथा फल वाले पौधों में सहारा लगाने का कार्य करें। इस मौसम में नींबू में कैकर रोग लगाने की संभावना प्रबल होती है, अतः रोकथाम हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से साफ मौसम में छिड़काव करें। पपीते की खेती में इसकी संस्तुत प्रजातियों जैसे पूसा नन्हा, पूसा डिलीसियस, पूसा मैजेस्टिक आदि की नर्सरी में बुआई करें तथा गत वर्ष की रोपित बगीचों में गैप फिलिंग का कार्य करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।